हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 5 जुलाई 2024 को हम सेकेंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का एक साथ एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इससे पहले हम आपको फर्स्ट शिफ्ट वाला वीडियो दे चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन हमने 25 के 25 आपको कवर उसमें करवा दिए हैं। क्लियर है। और गाइज इन सभी वीडियोस की, अब तक की जितने भी वीडियोस हैं, इन सभी की पीडीएफ भी आपको हमने टेलीग्राम पर दे दी हैं। तो टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और गाइज आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से अपडेट करें, ताकि हम आपको 100% सटीक और बिल्कुल एग्जैक्ट एनालिसिस दे पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार वीडियो को। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। गाइज फर्स्ट शिफ्ट हमने कवर ऑलरेडी कर लिया है। सेकेंड शिफ्ट का हम यहाँ पर बात करेंगे, उसके बाद में थर्ड और फोर्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। सेकेंड शिफ्ट का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? भारत का जो राष्ट्रगीत था ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बंकिम चंद्र चटर्जी एक भारतीय कवि और पत्रकार थे, और उन्होंने भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना की थी। क्लियर है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम याद रखिएगा, इनके द्वारा ही लिखा गया था। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। यह आनंद भट्ट में था। बंकिम ने वंदे मातरम कविता लिखी थी। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे, और उनकी पहली कविता अभिलाषा, जो कि 1874 में तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, और यह वह था जिसने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन लिखा था। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था जन गण मन, जो कि राष्ट्रगान था। राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जो कि जन गण मन ना होकर वंदे मातरम था। तो वंदे मातरम और जन गण मन आपको बताइए, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा हैं और आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनता है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया? ये किया 26 नवंबर 1949 को। करेक्ट आंसर रहेगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संगठक सभा द्वारा या संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी को विशेष रूप से इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण संविधान के प्रारंभ दिन के रूप में चुना गया था। इस दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के लाहौर सत्र दिसंबर 1929 के प्रस्ताव के बाद पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। 1934 में एम.एन. रॉय के सुझाव पर 1946 में संविधान तैयार करने के उद्देश्य से एक संविधान सभा का गठन किया गया था। मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के मुताबिक सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? तो अलीराजपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का जो अलीराजपुर है, ये भारत का सबसे कम साक्षर जिला है। मिजोरम का शेरछिप भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है। तो आपसे कल या परसों में क्वेश्चन बना था शेरछिप से कि भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो शेरछिप है। आज आपका इसका अपोजिट क्वेश्चन बनाए कि सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, तो ये अलीराजपुर जिला है, जो कि आता है मध्य प्रदेश में। और ये जो शेरछिप जिला है, शेरछिप, ये मिजोरम में आता है। मिजोरम आप याद रखिएगा, भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है। लक्षद्वीप 91.85% साक्षरता दर के साथ में भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। दादर नगर हवेली 76.24% साक्षरता दर के साथ भारत में सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, ठुमरी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ठुमरी जो है कथक से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ठुमरी का पहला उल्लेख 19वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य के रूप में कथक से जुड़ा हुआ है, और यह बंदिश की ठुमरी या बोल बांट थी। इसका विकास मुख्य रूप से लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था, और उस समय यह तवायफों या वेश्याओं द्वारा गाया जाने वाला एक गीत था, जो ठुमरी में गाया जाता था। तो ठुमरी भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। ये कथक नृत्य शैली से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की उच्च सांद्रता है? शुक्र ग्रह आपका करेक्ट आंसर रहेगा। शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की उच्च सांद्रता है, और शुक्र के वायुमंडल में सल्फर युक्त यौगिकों के ऑक्सीकरण के कारण वहां सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। शुक्र के वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदों के घने सफ़ेद और पीले बादल होते हैं, आपको याद रखना है। और इन बादलों की वजह से शुक्र जो होता है, शुक्र की सतह, इस पर दृश्य प्रकाश नहीं पहुंच पाता, और अंतरिक्ष से इसे देखना बेहद ही मुश्किल भरा होता है। तो आप याद रखिएगा। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है,
निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? तो जापान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान जो है 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। जापान 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। खेलों का आयोजन जापान के आइची प्रांत और इसकी राजधानी शहर नगोचा या नागोया में किया जाएगा। यह तीसरी बार होगा जब एशियाई खेल जापान में आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले 1958 में टोक्यो जापान में और 1994 में हिरोशिमा में एशियाई खेल आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा नागर किस खेल से संबंधित है? सही जवाब रहेगा पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है कृष्णा नागर। क्लियर है? कृष्णा नागर राजस्थान के एक भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और उन्हें पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SH6 में विश्व में नंबर 2 स्थान दिया गया था। उन्होंने 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता और 29 अगस्त 2020 को गौरव खन्ना को भारतीय पैरा बैडमिंटन में उनके योगदान के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति से द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC ये कहां पर अवस्थित है? हैदराबाद करेक्ट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र है ये NRSC, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है और यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्राथमिक केंद्रों में से एक है। यह हवाई और उपग्रह स्रोतों से डेटा का प्रबंध करता है। NRSC के पास उपग्रह डेटा प्राप्त करने के लिए ग्राउंड स्टेशनों की स्थापना, डेटा उत्पादों की पीढ़ी, उपयोगकर्ताओं के लिए प्रसार, आपदा प्रबंधन सहायता सहित रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोगों के लिए तकनीकों का विकास, सुशासन के लिए भूस्थानिक सेवाएं और पेशेवरों, संकाय और छात्रों के लिए क्षमता निर्धारित का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक 2 सोना लॉ किस राज्य की पहल है? तो ये जम्मू कश्मीर की है, ध्यान रखिएगा। प्लास्टिक 2 सोना लॉ जो है जम्मू कश्मीर की एक पहल है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के शाहबादा ब्लॉक का एक गांव है सादीवारा। यहाँ की पंचायत ने एक अनूठी पर्यावरण अनुकूल पहल की है। पंचायत ने लोगों को आकर्षक प्रस्ताव दिया कि प्लास्टिक 2 और सोने का सिक्का ले जाओ। इस योजना के तहत आकर्षक प्रस्ताव यह है कि अगर कोई व्यक्ति पंचायत को 20 क्विंटल प्लास्टिक अवशिष्ट देता है तो बदले में उसे सोने का सिक्का दिया जाएगा। क्लियर है? इस तरह की ये एक पहल है। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के किस सम्राट ने जिले ए इलाही की उपाधि प्राप्त की थी? ग्यासुद्दीन बलबन ने की थी। ग्यासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत के में वंश का एक सम्राट था और उसने 1265 से 1287 तक शासन किया। बलबन के अधीन दिल्ली सल्तनत ने कई मंगोल आक्रमणों का मुकाबला किया। उन्हें जिल ए इलाही की उपाधि मिली जिसका अर्थ है पृथ्वी पर ईश्वर की छाया। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 16 जुलाई 1856 को किसके प्रयासों से पारित हुआ था? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान समाज सुधारक और बंगाल पुनर्जागरण के एक प्रमुख व्यक्ति थे। बंगाल में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रवेश शुल्क और शिक्षण शुल्क की अवधारणाओं को पेश किया। उन्होंने संस्कृत कॉलेज से विद्यासागर की उपाधि प्राप्त की और उन्होंने 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों पर दबाव डाला। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो गुजरात में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म और कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। तो महात्मा गांधी जो भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं, क्लियर है, इनका जन्म गुजरात में हुआ था और 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। वह एक हिंदू व्यापारी जाति परिवार में पैदा हुए। पीला बड़े थे और उन्होंने लंदन में कानून जो है इसकी पढ़ाई की थी। लंदन में की थी कानून की पढ़ाई। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में प्रार्थना सभा के बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2010 में 55 किलोग्राम महिला कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता था? गीता फोगाट के द्वारा जीता गया। गीता फोगाट ने महिलाओं के 55 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास रच दिया, जबकि उनकी बहन बबीता कुमारी ने रजत 51 किलोग्राम में जीता था। मार्च 2024 तक केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन थे? ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री है किंजरापू राममोहन नायडू। इनका नाम आप याद रखिएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक और स्पेशल चीज आप याद रखिएगा इस डीजी यात्रा की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका 110 बनेगा, क्योंकि अभी हाल ही में काफ़ी अच्छी पहल है ये। तो इस मंत्रालय के तहत डीजी यात्रा फाउंडेशन द्वारा डीजी यात्रा परियोजना की परिकल्पना की गई, जिसमें एक यात्री को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए कागज रहित
और संपर्क रहित प्रसंस्करण के माध्यम से हवाई अड्डों पर विभिन्न चेक पॉइंट से गुजरने की परिकल्पना की गई, जिसे बोर्डिंग पास से जोड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज जोशी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक व्यवस्था है जो भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करती है। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315, 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मराठी भाषा से संबंधित, बाकी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया कि क्या था, इस तरह का क्वेश्चन बना था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वी कृष्णमूर्ति को जाना जाता है। डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति को भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है। अशोक देसाई 9 जुलाई 1996 से 6 अप्रैल 1998 तक भारत के 10वें अटॉर्नी जनरल रहे थे। और प्रशांत चंद्र महालनोबिस की बात करें तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति थे ये। अगला क्वेश्चन है, भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी से क्वेश्चन आपका बना, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया। तो डीपीएसपी का अर्थ क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से हैं जो भारत में सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार के लिए दिशा निर्देश है। तो भारतीय संविधान ने डीपीएसपी की अवधारणा को जो है आयरलैंड के संविधान से लिया, जिसमें समान प्रावधान थे। अगला क्वेश्चन है, रूपनारायण नदी किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में बहती है। पश्चिम बंगाल राज्य उत्तर पूर्वी भारत में रूपनारायण नदी जो है ये बहती है। यहाँ पुरुलिया शहर से उत्तर पूर्व में छोटा सा नागपुर जो पठार है, इसकी तलहटी में डलेश्वरी के रूप में उगता है और यहाँ बांकुरा शहर से के पीछे एक कष्टप्रद दक्षिण पूर्वी मार्ग का अनुसरण करता है, जहाँ इसे द्वारकेश्वर के नाम से जाना जाता है। अहिरी लोकनृत्य कहाँ का है? तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का है। अहिरी लोकनृत्य मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य ग्वालियर के अहिर, बरेदी, ग्वाला, राउत और रावत समुदाय द्वारा किया जाता है। इस नृत्य का नाम ग्वालियर के अहिर समुदाय के नाम पर अहिरी नृत्य पड़ा है। और अहिरी नृत्य में कलाकार आकर्षक चालें चलते हैं और उनकी भाव भंगिमाएं देखकर दर्शक जो है मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चंस की ओर। थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चंस यहाँ पर हम अब कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रऊफ एक लोकनृत्य है जो विशेष रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है जम्मू और कश्मीर से। रऊफ जम्मू कश्मीर के सबसे लोकप्रिय लोक संगीतों में से एक है। कश्मीरी लोकनृत्य, कश्मीरी लोकगीत का संयोजन है ये, और विभिन्न अवसरों पर कश्मीरी महिलाओं, लड़कियों द्वारा किया जाता है। रऊफ जम्मू कश्मीर का लोकनृत्य है और पैरों की साधारण क्रिया इसकी विशेषता है। इसे उत्सव के समय महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? तो गुलाम वंश था। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश था, जिसे मामलूक वंश या फिर इलबारी वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गोरी के गुलाम थे और साल 1206 में मोहम्मद गोरी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक उदार शासक थे और उन्होंने 4 साल तक दिल्ली पर शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाले देशों में से एक है। प्रति वर्ग किलोमीटर लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व माना जाता है और विश्व भर में औसत जनसंख्या घनत्व 15 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। वर्ष 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। सबसे सघन जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जिसमें प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 लोग हैं, और इसके बाद पश्चिम बंगाल 1028 और केरल 860 है। वर्ष 1991 और 2011 के बीच सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व जो है ये बढ़ा है। 17.72% की 10 की वृद्धि दर के साथ वर्ष 2011 में भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ये 882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसका फैसला कहाँ के संविधान से लिया गया? ब्रिटिश संविधान से लिया गया। याद रखिएगा, भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीतना या जीत का फैसला ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व लिए गए हैं। कनाडा से अर्धसंघीय सरकार, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा या वितरण, केंद्र सरकार द्वारा अवशिष्ट शक्ति का प्रतिधारण, तो ये जो है कनाडा से लिया गया है। अमेरिका से प्रस्तावना ली गई, मौलिक अधिकार, निर्वाचन मंडल, सरकार का संघीय ढांचा, न्यायिक समीक्षा,
न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति, ये सारी चीजें अमेरिका से ली गई। ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया, तो सरकार का संसदीय रूप, एकल नागरिकता कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्पीकर और उसकी भूमिका, चुनाव में पहली बार पोस्ट सिस्टम को पार करते हैं। तो ये सारी चीजें ब्रिटिश संविधान से ली गई। तो इस तरीके से ये कुछ स्रोत है भारतीय संविधान के जो कि आपको याद रखना है। दीपा कर्माकर कौन से ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला जिम्नास्ट है? 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, ध्यान रखिएगा, दीपा कर्माकर ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट थी। उन्होंने रियो डी जेनेरो में 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और वहां किसी वैश्विक जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? सिद्धारमैया करेक्ट आंसर रहेगा। सिद्धारमैया कर्नाटक के पदाधिकारी मुख्यमंत्री है। बताइए, यहाँ पर काफी सारी चीजें हुई थी जिस टाइम पर इन्होंने शपथ ली थी। और भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसके सदस्य वरुणा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संगीता शंकर कौन से वाद्ययंत्र से संबंधित है? तो वायलिन करेक्ट आंसर रहेगा, वायलिन। संगीता शंकर, इनका नाम संगीता शंकर है। और देखिए, जन्म हुआ 12 अगस्त 1965 को बनारस में। एक भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक है ये। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और फ्यूजन संगीत प्रस्तुतियां करती है। अमित शाह के पास गृह मंत्रालय के अलावा कौन सा मंत्रालय है? तो केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय, ध्यान रखिएगा। अमित शाह, अनिल चंद्र शाह इनका पूरा नाम है। क्लियर है? अमित अनिल चंद्र शाह एक भारतीय राजनीतिज्ञ है जो कि वर्तमान में जून 2024 से 32वें गृह मंत्री और दूसरे सहकारिता मंत्री के रूप में सेवारत है। शाह ने पहले दूसरे मोदी मंत्रालय 2019-24 के दौरान समान विभागों को संभाला था। गांधीनगर से संसद, क्लियर है, संसद सदस्य, और उन्होंने 2014 से 20 तक भारत की जो भारतीय जनता पार्टी है भाजपा, इसके 10वें अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत परिपथ में बहुत छोटी विद्युत धाराओं, है ना, बहुत छोटी विद्युत धाराओं का पता लगा सकता है और माप सकता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? तो एमीटर के द्वारा मापा जाता है। एमीटर में दिष्ट या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर एक उपकरण है। एमीटर धारा मानों की एक विस्तृत श्रृंखला का माप सकता है, क्योंकि उच्च मापों पर मीटर तंत्र के माध्यम से वर्तमान का केवल एक छोटा सा हिस्सा निर्देशित होता है। राष्ट्रपति राज्यपालों और राज्य प्रमुखों के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 361 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति राज्यपालों और राज्य प्रमुखों के संरक्षण का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी में जब रदर अपने विरोधियों को छूता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे एंटी या डिफेंडर बोला जाता है। रेडर का उद्देश्य जितना संभव हो उतने विपक्षी खिलाड़ियों को टेक करना या उन्हें छूना होता है, और जिन्हें एंटी या डिफेंडर कहा जाता है। ये जो छूना होता है, यही क्वेश्चन बना है कि छूता है तो उसे क्या कहते हैं? तो छूना या टेक करना, जिसे एंटी या डिफेंडर कहा जाता है। और एक सांस में अपने केंट को जारी रखते हुए मध्य रेखा को पार करके रेडर अपने हिस्से में लौट आते हैं, उसको एंटी डिफेंडर बोला जाता है। एक कबड्डी मैच आमतौर पर 40 मिनट, प्रत्येक 20-20 मिनट के 2 भाग होते हैं, इस तक चलता है। मैच की शुरुआत 2 टीमों के बीच सिक्के के टॉस से होती है और विजेता यह तय कर सकता है कि पहले रेड करना है या डिफेंड। क्लियर है? प्रत्येक टीम को प्रत्येक हाफ में 2 टाइम आउट की अनुमति होती है। कबड्डी मैच में प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं और टीमों में बेंच पर 3 से 5 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के तौर पर होते हैं। रेडर की बात करें तो कबड्डी टीम में रेडर खिलाड़ी वो होते हैं जो विपक्षी मैट पर जाकर रेड करते हैं और अपनी टीम के लिए अंक हासिल करने की कोशिश करते हैं। डिफेंडर वो होता है, डिफेंडर खिलाड़ी टीम में रहकर विपक्षी टीम की रेड के दौरान अपनी टीम को डिफेंस करता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? उज्ज्वला एक गोरेया, इसका नाम है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के आधिकारिक शुभंकर के रूप में उज्ज्वला एक गोरेया का अनावरण किया गया। छोटी सी गोरेया दिल्ली के गौरव का प्रतीक है और इसकी विशिष्टता दृढ़ संकल्प और सहानुभूति को दर्शाती है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। यह क्वेश्चन अब वापस से 3rd 4th शिफ्ट में रिपीट हुआ है। तो गाइज यहाँ पर हमने 2nd, 3rd और 4th इन तीनों शिफ्टों को कवर करवा दिया और इससे पहले हम 1st शिफ्ट को कवर करवा चुके थे। यानी कि आज की हमने चारों शिफ्टों को आप कवर करवा दिया और यहाँ से आपको आइडिया लगा होगा कि किस तरीके के जो क्वेश्चन है आपकी एग्जाम में आज पूछे गए हैं।
आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिल रही होंगी। तो इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से देख कर जाए जब भी आपका एग्जाम हो। इन वीडियोस के लिए आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ वीडियोस की। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक नहीं किया गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।